नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश के धिरौली में कोयला खदान के लिए जंगल काटने में प्रोसीजरल शॉर्ट सर्किटिंग कर रहा है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारी पुलिस की सुरक्षा में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है और गाँव वालों को जंगल वाले क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुद्दा उठाने पर मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष रामू टेकाम को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह कदम स्थानीय आदिवासियों के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक खतरा है। पार्टी पहले भी कह चुकी है कि अडानी ग्रुप ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का उल्लंघन किया और सरकार ने बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के 2019 में प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि धिरौली कोयला परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय से स्टेज 2 यानी अंतिम मंजूरी मिल चुकी है और सभी नियमों का पालन किया गया है। अडानी ग्रुप और सरकार की ओर से फिलहाल कोई ताज़ा प्रतिक्रिया नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने संदेसरा ब्रदर्स के स्टर्लिंग ग्रुप से जुड़े 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आरोपियों हेमंत एस हाथी और चेतन जयंती लाल संदेसरा के खिलाफ चल रहे सभी आपराधिक और दीवानी केस 17 दिसंबर 2025 तक 5,100 करोड़ रुपए बैंकों को जमा करने की शर्त पर रद्द कर दिए। अदालत ने साफ कहा कि यह निर्णय सिर्फ इस मामले की बहुत खास परिस्थितियों में सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए लिया गया है और इसे किसी दूसरे केस में मिसाल नहीं माना जाएगा। स्टर्लिंग ग्रुप पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 17 बैंकों से कर्ज लिया और पैसा शेल कंपनियों के जरिए बाहर भेज दिया। इस मामले की जांच सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ और आयकर विभाग कर रहे थे। कोर्ट के मुताबिक रकम जमा होते ही एफआईआर, आरोप पत्र, कुर्की, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य सभी कार्रवाई स्वतः खत्म हो जाएगी। इस फैसले को कुछ विशेषज्ञ व्यवहारिक तो कुछ विवादित मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में कहा कि नया भारत न आतंकवाद से डरता है और न झुकता है। गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्ष पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि यह भारत की सुरक्षा के लिए उसके मजबूत संकल्प का बड़ा उदाहरण है। मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में भाईचारे और शांति की बात करता है, लेकिन अपनी सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि मई में शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की सीधी सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। मोदी ने अपने अयोध्या दौरे का जिक्र करते हुए इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम बताया और श्रद्धालुओं व संगत को नमन किया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अल्हास नूरुद्दीन अजीजी ने 19 से 25 नवंबर तक भारत का आधिकारिक दौरा पूरा किया। वे एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ आए थे। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, जहां द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हुई। अजीजी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें व्यापार सुविधा, बाजार तक पहुंच, संपर्क और क्षमता विकास जैसे मुद्दों पर बात हुई। दोनों देशों ने काबुल दिल्ली और काबुल अमृतसर के बीच एयर फ्रेट कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की। साथ ही व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप को फिर से एक्टिव करने पर सहमति बनी। भारत और अफगानिस्तान अपने दूतावासों में वाणिज्यिक प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे और एक संयुक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी बनाया जाएगा। अजीजी ने राज्य मंत्री जितिन प्रसाद से भी मुलाकात की और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 का दौरा किया। भारत ने इस आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी चुनाव आयोग पर दबाव डालकर आने वाली एसआईआर प्रक्रिया में असली वोटरों के नाम हटाने की कोशिश कर रही है। गुड़गांव में एक एंटी एसआईआर रैली में उन्होंने लोगों से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग किसी भी असली वोटर का नाम नहीं हटा सकता। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में वही गेम दोहराना चाहती है जो उसने बिहार में किया, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी को यह भी चेतावनी दी कि अगर उन्हें या उनके लोगों को
बंगाल में टारगेट किया गया तो वह देश भर में सड़कों पर उतरेंगी और पूरे देश को हिला देंगी। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे बंगाल में टारगेट करते हैं और मैं अपने लोगों पर किसी भी हमले को पर्सनल अटैक मानती हूं, तो मैं पूरे देश को हिला दूंगी। मैं चुनाव के बाद पूरे देश का दौरा करूंगी। ममता ने कहा कि बीजेपी पार्टी ऑफिस से नामों की लिस्ट बना रही है और चुनाव आयोग उसी के आधार पर फैसला करेगा, जबकि आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। उन्होंने सीएए पर भी हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय धर्म के आधार पर फॉर्म बांटे जा रहे हैं और इससे भविष्य में कई लोगों को परेशानी हो सकती है। ममता ने कहा कि वोटरों के अधिकार, भाषा पहचान और संविधान की रक्षा उनकी जिम्मेदारी है और बीजेपी की कोशिशें सफल नहीं होंगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने की तैयारी हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग को तंज कसते हुए केंचुआ कहा और दावा किया कि आयोग द्वारा तय 1 महीने की समय सीमा के दबाव में कई बूथ लेवल अधिकारियों की मौत हो चुकी है। बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के बहाने बांग्लादेशी, रोहिंग्या या पाकिस्तानी नागरिकों के नाम हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार अब तक ऐसे लोगों के आधिकारिक आंकड़े विधानसभा में नहीं दे पाई है। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय शर्मा ने बघेल के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर एक जरूरी प्रक्रिया है जिसमें योग्य नागरिकों के नाम जोड़ने और घुसपैठियों के नाम हटाने दोनों पर समान जिम्मेदारी के साथ काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 25 नवंबर को सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। सबसे बड़ी सुनवाई एक ईसाई आर्मी अधिकारी सैमुअल कमलेसन से जुड़ी थी, जिन्हें मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से इनकार करने पर सेना ने बर्खास्त कर दिया गया था। अफसर का कहना है कि यह उनकी धार्मिक आस्था के खिलाफ है और वह बाहर से ही फूल चढ़ाना चाहते थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही उनकी बर्खास्तगी को सही ठहराया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। अदालत ने टिप्पणी की कि सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है और अनुशासन सबसे ऊपर है। कोर्ट ने कहा कि आपने अपने सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, आप सेना के लिए मिसफिट हैं। बेंच ने बिना पेंशन और ग्रेच्युटी वाली सजा में भी कोई रियायत देने से इनकार किया। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल में चल रही वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा मामला भी मेंशन किया गया। वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की, जिस पर सीजेआई ने कहा कि आवेदन दाखिल करें, फिर आगे देखा जाएगा। वहीं तमिलनाडु में एसआईआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 दिसंबर की तारीख तय की है। विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जबकि चुनाव आयोग इसे वोटर लिस्ट सुधारने की प्रक्रिया बताता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन के शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर राज्य की एक महिला यात्री के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की कड़ी आलोचना की है। उनके अनुसार यूके में रहने वाली भारतीय नागरिक पेमा वांगजोम थोंगडोक को चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसका भारतीय पासपोर्ट न मानते हुए करीब 18 घंटे तक हिरासत में रखा। वह 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी और शंघाई में 3 घंटे का लेओवर था, जो विवाद में बदल गया। थोंगडोक का दावा है कि अधिकारियों ने अरुणाचल प्रदेश को चीनी क्षेत्र बताया, पासपोर्ट जब्त कर लिया और वैलिड वीजा होने के बावजूद आगे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें उचित खाना और मूल सुविधाएं भी नहीं मिली। खांडू ने इस घटना को नस्लीय अपमान, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन और भारत की संप्रभुता पर हमला बताते हुए विदेश मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप की उम्मीद जताई। थोंगडोक ने प्रधानमंत्री और शीर्ष अधिकारियों से मामले को कड़े स्तर पर उठाने और मुआवजा देने की मांग की है। चीन ने मंगलवार को उन आरोपों को खारिज किया जिनमें कहा गया था कि अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर परेशान किया गया। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओनिंग ने दावा किया कि इमिग्रेशन अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया कानून और नियमों के मुताबिक की और महिला के साथ कोई जबरदस्ती, हिरासत या हैरेसमेंट नहीं हुआ। चीन ने कहा कि एयरलाइन ने खाने पीने और आराम की सुविधा भी दी। माओनिंग ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के पुराने दावे दोहराए। वहीं भारत ने बीजिंग और दिल्ली में औपचारिक आपत्ति दर्ज कराते हुए साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करने का पूरा अधिकार है।
अमेरिका ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिशों के तहत उसके अधिकारी अबू धाबी में रूसी प्रतिनिधियों से जल्द मुलाकात करेंगे। इससे पहले रविवार को जिनेवा में राष्ट्रपति ट्रंप के पीस प्लान पर एक बैठक हुई, जिसमें अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के साथ यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं ने कहा कि इस योजना पर अभी और काम करने की जरूरत है। शांति वार्ता चलने के बावजूद दोनों देशों के बीच हमले जारी हैं। कीव अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन की राजधानी पर रूसी हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं रूस ने दावा किया कि रोस्तोव क्षेत्र में यूक्रेनी हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए। वहीं अमेरिका का कहना है कि वह कूटनीतिक तरीकों से युद्ध समाप्त करने की कोशिशें जारी रखेगा। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। आरोप है कि एसआईआर अभियान के दौरान बूथ लेवल ऑफिसरों यानी बीएलओ के सहायक के रूप में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों की नियुक्ति की गई। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकारी सूची साझा कर दावा किया कि कम से कम 4 नियुक्त व्यक्ति बीजेपी पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे मतदाता के अधिकारों पर हमला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विवाद बढ़ने के बाद दतिया के जिला अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने माना कि 3 राजनीतिक रूप से संबद्ध नाम गलती से शामिल हो गए थे और उन्हें सूची से हटाया जा रहा है। एसडीएम से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। वहीं आरोपी व्यक्तियों ने बीजेपी या आरएसएस से जुड़े होने से इनकार किया। बीजेपी ने कहा कि यह सिर्फ मानवीय त्रुटि हो सकती है और प्रक्रिया निष्पक्ष है। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचने की संभावना है, जिससे प्रदेश की राजनीति और गर्म हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टीएमसी को 28 नवंबर शुक्रवार को मीटिंग के लिए बुलाया है। यह बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसमें पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि और 4 अन्य सदस्य शामिल होंगे। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने 23 नवंबर को आयोग से अपॉइंटमेंट मांगा था। यह बातचीत पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बीच हो रही है। बैठक का बैकग्राउंड ममता बनर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी ज्ञानेश कुमार को लिखा वह लेटर है, जिसमें उन्होंने 2 मामलों में तुरंत दखल की मांग की थी। पहला, जिला अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर डेटा एंट्री ऑपरेटर और बांग्ला सहायता केंद्र कर्मियों को एसआईआर और चुनावी कामों में न लगाने का निर्देश। दूसरा, निजी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पोलिंग बूथ बनाने का प्रस्ताव। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि वह राजनीतिक दलों से नियमित रचनात्मक बातचीत का स्वागत करता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।